हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज स्ट्रगल एंड सक्सेस विद संवेद में। आज के हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है विवेक कुमार राय। विवेक भदोही के रहने वाले हैं, यूपी के एक छोटे से इलाके से। आइए जानते हैं उनके बारे में कि कैसे उन्होंने एक नॉन कन्वेंशनल पढ़ाई से आईटी में कदम रखा। आज वो जर्मनी में सेटल्ड हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विवेक को इनवाइट करता हूं। विवेक, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। इट इज कम्प्लीटली आवर प्लेजर। आपने समय निकाला हमारे लिए और आप लोगों को इंस्पायर करने आए हैं अपनी कहानी से। आई नो बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, बट ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में बताएं और फिर आप हमें इस जर्नी पर लेकर चलें जहां पर आपने अप एंड डाउन देखे, स्ट्रगल देखा। यस, मेरा नाम विवेक कुमार राय है। मैं भदोही में पला बड़ा, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई और वहीं क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ पे एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। मैं जब तक मुझे याद है तब हम एक कमरा और एक किचन के मकान में किराए पर रहते थे और फिर वहीं से स्कूल गया तो कक्षा 8 तक मेरी पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ फीस नहीं लगती थी। अच्छा। और फिर उसके बाद क्लास 9 से, क्योंकि उस स्कूल के बाद दूसरा जो स्कूल था वो काफ़ी महंगा था हमारे हिसाब से, और तो फिर एक हिंदी मीडियम स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया और वहीं से मैंने 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड से किया। 12th में मैंने मैथमेटिक्स से किया। बस उसके बाद फिर 12th मैथमेटिक्स से करने के बाद फिर मैंने ज्ञानपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से BA किया, इंग्लिश इकोनॉमिक्स। और उसके बाद फिर दाएं बाएं करते किसी तरह से कंप्यूटर, उसमें बहुत नई चीज़ थी हमारे लिए जी। तो फिर मैं कोर्स में एडमिशन लिया और फिर पढ़ाई लिखाई करते आज जहाँ पहुँचे हैं वो उसी की बदौलत। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये BA इकोनॉमिक्स इंग्लिश जैसा आपने बताया और उससे कंप्यूटर में, ये बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट है। तो और जिस टाइम पे, मतलब आप थोड़ा सा आइडिया भी देंगे कि ये किस टाइम पे आपने शुरू किया? पीपल वुड लाइक टू नो। और प्लस में ये शिफ्ट कैसा रहा? कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, आई एम श्योर। हाँ, डेफिनेटली द शिफ्ट इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। और शायद ये इसलिए था क्योंकि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम, या तो आसपास कंपटीशन नहीं था या माहौल नहीं था, जिस वजह से भी तो जो चीज़ जैसे आ रही है वैसे चलते चली जा रही थी बस। मेरे पिताजी क्योंकि वो एक टीचर थे और वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन, तो उनका ये मन था कि मैं 12वीं में बायोलॉजी अगर लूँगा तो मैं मेडिसिन की तरफ कहीं जा सकता हूँ। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे मैथ्स करना है, तो मैंने उस समय मैथ्स कर लिया। फिर उनको लगा कि चलो बेटा मैथ्स कर रहा है तो शायद ही इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, IIT या कुछ किसी इंस्टीट्यूट की तरफ जाएगा। बट फिर मुझे लगा कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ या मेरा मुझसे नहीं होगा या मन नहीं बना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं BA करूँगा और फिर देखेंगे। तो पिताजी को लगा ठीक है BA कर ले, तो शायद ही IAS की तरफ जा रहा है जो कन्वेंशनल था कि यूपी साइड में। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब जो मेरे चुनाव थे विषय के, उससे वो अपनी धारणा बनाते रहे कि शायद ये मेरा बेटा अगला कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन इसमें से कुछ भी मैं पूरा नहीं कर पाया। और 94 में मैंने हाई स्कूल किया, 96 में इंटर पास किया मैंने यूपी बोर्ड से, और फिर 99 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ 3 साल का BA और इकोनॉमिक्स वाला। तो उसी टाइम जब आप 12th पास करते हो तो आपको ये रहता है कि हाँ अब आपको किधर जाना है। तो और उसी समय क्योंकि गर्मी की छुट्टी में अखबारों में ये बहुत इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका अगला कदम क्या हो सकता है, आप आर्मी में नेवी में जा सकते हो या, तो उस समय मुझे याद है कंप्यूटर्स की भाई बहुत ऐड आते थे अखबार में। और भदोही में क्योंकि ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी तो जो भी था, बनारस हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो सारे एड्स जो कंप्यूटर के थे वो बनारस के बड़े बड़े सेंटर्स के आते थे, और वो ऐड भी फुल पेज हाफ पेज ऐड हुआ करते थे कि आप साल भर का या 2 साल का कोर्स करके आप बिल्कुल ही अपना भविष्य एक बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं, और जो आप समथिंग दैट वन वुड ड्रीम ऑफ हैविंग अ नाइस कैरियर डेफिनेटली। और सब कुछ आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर एक नई चीज़ भी थी तो बड़ा मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा था जी। बिना कभी देखे कि कंप्यूटर एक्चुअली कैसा हो सकता है फिजिकली, लेकिन एक कोई नई चीज़ थी तो एक फैंटेसी टाइप लग रहा था मुझे।
तो मुझे लगा कि शायद मैं बीए करते करते बिना अपना साल बर्बाद किए कंप्यूटर में एडमिशन ले सकता हूँ। अच्छा, तो आपने उसी टाइम पे एनरोल किया अपने आप को कंप्यूटर साइड पर? हाँ, उसी टाइम मैंने बनारस में एक इंस्टीट्यूट में टाटा इन्फोटेक में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। और 2 कोर्स मैंने वहाँ करने, काफ़ी महंगा कोर्स था उस ज़माने में, हमारे लिए तो बहुत ही महंगा था, लेकिन वहाँ से बस फिर मेरी कंप्यूटर की जर्नी की शुरुआत हुई। अच्छा, तो सर एक हम लोग कंप्यूटर वाली जर्नी पर टच कर रहे हैं, उससे पहले जो IIT IIS वाला पार्ट था, मैं थोड़ा सा उस पर टच करना चाहूँगा कि कभी ऐसा पुश नहीं आया, जैसे आप बीए कर रहे थे तो फैमिली की तरफ से, फादर की तरफ से कभी ऐसा पुश नहीं आया कि तुम IIT या IAS, जैसे कि आपके पास मैथमेटिक्स था 12th में, तो आप IIT या IAS के लिए क्यों नहीं पुश करते हो, क्यों नहीं तैयारी करते हो? आया पुश तो बहुत आया, और उसके बहुत सारे रीजन थे ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई यूपी बिहार में यही कर रहा होता है। सरकारी नौकरी की तरफ आप एक सरकारी नौकरी आपको एक सेफ्टी भी देती है, सेफ्टी कुशन भी, और एक फेम भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, तो उस वजह से प्रेशर तो था ही। और क्योंकि पिताजी खुद एक प्राइवेट जॉब में थे, मेरे ख्याल से उनकी सैलरी उस समय रही होगी 800,000 रुपये महीना रही होगी, 1200 रुपये महीना रही होगी जी। और फिर घर जाके ट्यूशन भी करते थे, साइकिल से वो भदोही में घरों में आते थे स्कूल के बाद और ट्यूशन भी करते थे। तो उनको लगता था कि हाँ, मेरा बेटा एक अच्छी लाइफ अपने लिए चुनेगा और हमारे लिए भी कहीं पूरे होंगे सबके। तो प्रेशर था, लेकिन साथ में शायद ये भी था कि उस सब की तैयारी के लिए, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट नहीं था, मैं मेहनती था लेकिन मैं बहुत तेज नहीं था पढ़ने में, तो कहीं कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, और कोचिंग भी अपने आप में काफ़ी महंगी जी, और भदोही में कोचिंग भी उपलब्ध नहीं थी, तो उसके लिए कहीं बनारस, इलाहाबाद, कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है जी। तो था सबका करने का, लेकिन फिर बहुत रुकावटें भी थी जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद यूपी बोर्ड में जब मैं गया हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए, तो मैं इंग्लिश से हिंदी का ट्रांजिशन कहीं ना कहीं मेरे लिए सही काम नहीं किया, और मैं अचानक से सारी चीज़ें बदल गई, साइंस विज्ञान बन गया, मैथमेटिक्स गणित बन गया, तो अब किताबें भी सारी हिंदी की हो गई, तो वो जो ट्रांजिशन टूक अ टॉल ऑन मी, और वहाँ से शायद डिग्रेडेशन या ना पढ़ाई से मन हटना शुरू हो गया। तो उस टाइम पे आपने बताया कि कोर्स वगैरह काफ़ी महंगे थे, और आपके लिए तो डेफिनेटली काफ़ी जो अमाउंट भी था काफ़ी महंगा था, तो वो वहाँ पे सेटबैक नहीं रहा कभी कि या प्रेशर मिला हो कि तुम्हें क्यों करना है, कंप्यूटर कोर्स क्यों करना है? 99 में आपने बताया कि 99 में शायद आपने एनरोल किया, राइट? तो 99 के टाइम पे तो कंप्यूटर्स को मैंने एनरोल किया। अच्छा, तो उस टाइम पे तो सर कंप्यूटर्स को कोई ढंग से जानता भी नहीं था, तो बिल्कुल, और शायद बड़े शहर में जानते भी रहे हों, भदोही में जी मुश्किल था, कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस के पास कंप्यूटर था शायद, हाँ। तो फीस उसमें मुझे जहाँ तक याद है 30,000 रुपये उस कोर्स की फीस थी, जो कोर्स मैं करना चाह रहा था। अच्छा। और पहले मैं बनारस गया हूँ अपने पिताजी के साथ, और कोर्स का पता करने के लिए 2-3 जगह हमने पता किया, फाइनली घर आए तो फिर पता चला कि अच्छा इतनी ज़्यादा फीस 2 साल के कोर्स की, तो वो भी मेरे लिए एक तरह से मना ही हो गया था, क्योंकि डिस्पाइट दैट एवरीवन इज विलिंग टू डू इट फॉर मी, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था जी। लेकिन फिर धीरे-धीरे घर वालों को मैंने मनाया, मम्मी जैसे आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादातर अपनी बातें मम्मी से कर पाते हैं बैठे हुए हैं, फिर वो मना हो रहा है कि नहीं देखो, चाहते तो सभी है लेकिन मुश्किल है, फिर करते करते कहीं उनको लगा कि ठीक है इसका मन है करने का, अगर तो ये लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई टू मेक इट पॉसिबल फॉर हिम। और फिर क्योंकि मेरी दीदी, मैंने बताया कि मैं 3 बहनों के बाद भाई हूँ, फिर मुझसे छोटा भाई है, तो मेरी सिस्टर्स भी कुछ ना कुछ काम करती थी, कोई छोटे स्कूल में पढ़ा रहा था और कोई घर पे ट्यूशन ले रहा था, कोई दीदी साड़ी की फॉल भी लगाती थी कभी, बहुत इस तरह के काम हम मेरे घर में सभी ने कुछ ना कुछ मेहनत की है अपनी जगह को पाने के लिए। तो वो सब मिला के, और कुछ एक FD थी बैंक में कभी जो पापा ने मेरे और छोटे भाई के नाम से करा रखी थी, तो उसको तोड़ के कुछ पैसे मिले, सब कुछ इकट्ठा करके 28-30 हज़ार रुपये बने, और फिर फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद और सबके सपोर्ट के बाद मैं कहूँगा कि वो कोर्स में मैं एडमिशन ले पाया। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन सभी का है, पापा का, मम्मी का, दीदी का, छोटे भाई का भी सबका, छोटे भाई का भी, क्योंकि उसमें वो मतलब मुझे लगता था कि कहीं FD में उसका भी हिस्सा था। बिल्कुल, डेफिनेटली
हाँ, और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करने लगा उसी समय उसने जॉब करनी भी शुरू कर दी। डिस्पाइट बीइंग यंगर टू मी, ही स्टार्टेड वर्किंग टू जी बी अ सपोर्ट फॉर द फैमिली। तो चलता रहा, दैट्स हाउ यू ग्रो अप डेफिनेटली द डेफिनेटली सर। सपोर्ट। तो आपने कभी सोचा जॉब वॉब करने का उस टाइम पीरियड पे कि ठीक है बनारस तो मैं जा रहा हूँ, ग्रेजुएशन चल रही है, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो क्या मुझे भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट कंप्यूटर तो मैंने 1998 में शुरू किया, 1998 में। लेकिन उससे पहले 96 में जब मैंने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद गर्मी की छुट्टियों में मैंने टाइपिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, जहाँ वो पुराने मैनुअल टाइपराइटर्स में आप प्रैक्टिस करते हो शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की, और उसके बाद उसमें आप जॉब करते हो। बस फुल टाइम टाइपिस्ट तो कभी नहीं रहा मैं, लेकिन उसकी वजह से 2-3-4 महीने के कोर्स की वजह से मैंने एक बाइंग एजेंट थे जिनको लेटर्स लिखवाने पड़ते थे बहुत सारे। वो उनका ऑफिस मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर था, तो उनके यहाँ भी मैंने 4-5 महीने, जबकि पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी छुट्टियां हैं और फुल फ्लेजेड क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं, तब आप कुछ कर सकते हो, अपना टाइम निकाल सकते हो। तो उस टाइम मैंने उनके यहाँ जाके कुछ मैंने नौकरी की, और उसमें मुझे याद है कि मुझे एक पेज टाइप करने के 7 या 8 रुपए मिलते थे। अच्छा। तो क्योंकि मेरी स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, मैं पूरे दिन में शायद 5-6-7 पेज टाइप कर पाता था। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप गए हो, क्योंकि फ़ोन नहीं था उस समय जी और फ़ोन के पैसे भी लगते थे, जी तो और पता था कि जाना है तो मैं साइकिल से जाता था, और कई बार वहाँ गए और उनके पास कोई नया काम नहीं है, तो कभी बिना टाइप किए भी वापस आना पड़ता था। वो काम मैंने कुछ दिन किया, तो अगर आपने एक दिन में 10 पेज टाइप किया तो आपको 80 रुपये मिल रहे हैं, 5 पेज टाइप किया तो 40 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे भी कुछ मैंने किया, मैंने घर पे भी कई बच्चों को पढ़ाया। अच्छा। तो ये जो डेफिनेटली 5-6 किलोमीटर जाना, तो आप जाते, आप डेली जाना डेली आना, और कभी कभी तो बिना काम के वापस लौटना, तो स्ट्रगल तो है। और जो आपने अमाउंट स्पेंड किया, अगर एक छोटी सी बात, अगर मैं उस अमाउंट को थोड़ा सा आज के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहूँ, तो आप कैसे, आप कोई तुलना दे सकते हैं, कोई कंपैरिजन दे सकते हैं कि उस टाइम 30,000 रुपए क्या मायने रखते होंगे, या उस टाइम के 30,000 रुपए की वैल्यू कितनी समझे? मेरे इन करेंसी, इन टिपिकल इंडियन करेंसी ऑल्सो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा रही होगी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मुझे लगता है। डेफिनेटली। और हमारी फैमिली के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे घर में उसमें हम किराए के घर में रहते थे, और शायद हमारा मकान का किराया 500-700 रुपये रहा होगा उस समय। और जस्ट टू कंपेयर एनालॉजी, उस 500-700 रुपये जब भी महीना पूरा होता था, आपको मकान मालिक को किराया देना है, तो उस 500-700 रुपये के लिए भी जद्दोजहद होती थी कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, अब इकट्ठा करना है पैसा, तो कोई 100, कोई 200, कोई 400 से मिला के मतलब 700 रुपये हो गए। तो 700 रुपये किराया पर मन दे पाने की मुश्किल के समय अगर कोई फैमिली मेरे लिए 30,000 रुपये का इंतजाम कर रही है, अनइमेजिनेबल। आज डेट में तो मेरे लिए, मतलब मैं नहीं सोच सकता हूँ कि कितने मुश्किल से मेरी फैमिली ने मुझे आवाज़ पे निकाला और मैं निकल के अभी। सो हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, ये तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि अभी कैसा चल रहा है। अभी आई नो जर्मनी में है आप, अच्छी एमएनसी में प्लेस है। एक्सीलेंट। हाँ, मैं पिछले 1.5 साल से जर्मनी में हूँ, या इसके पहले जब मैं इंडिया में भी था, मैं 15 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ जी। एंड आई हैव वर्कड विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज। और एक्सीलेंट, आई मीन थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू एवरी वेल विशर, और जिन्होंने मेरा साथ पहले दिया या आप दे रहे हैं। I would, to be honest, I would say life is treating me much better than I deserve, to be honest. Great. बहुत अच्छा सर। अच्छा, आपकी मेहनत है ये, डेफिनेटली आपकी मेहनत है जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं, और प्लस में फैमिली का सपोर्ट। आई होप कि सभी को इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिले जो अपने फैमिली मेंबर के एक सपना साकार करने के लिए उन्होंने अपनी हर तरीके से हेल्प की हो। तो ये तो बैकग्राउंड हुआ, थोड़ा सा आपने बताया। नाउ व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू विद योर जर्नी? सो आई जस्ट वांट टू नो कि स्टार्ट, जैसे आपने बताया 98 में आपने स्टार्ट किया कंप्यूटर से, तो उस समय चैलेंजेस क्या रहे? ठीक है, आई नो कि आपने जैसे बताया कि सबसे पहले तो एनरोल करना ही चैलेंज था मनी फैक्टर की वजह से। एनरोल करने के बाद भी आपने बताया बनारस आप डेली अप डाउन करते थे, डेली कम्यूट करते थे, 45 किलोमीटर एक साइड आपको कम्यूट करना होता था। बिल्कुल। वो एक 5 दिन बनारस जाना
और क्योंकि जहाँ मेरा घर था कॉलोनी, वहाँ से मुझे 1-1.5 किलोमीटर चल के बस स्टॉप जाना पड़ता था, जहाँ से कि मुझे बस मिलती थी और जो बस मुझे रेलवे स्टेशन ले जाएगी। अच्छा। फिर वहाँ मैं ट्रेन लूँगा, जो ट्रेन मुझे बनारस ले जाएगी। फिर अच्छा। बनारस कैंट स्टेशन पे उतर के वहाँ से सिगरा पे मेरा इंस्टीट्यूट था, तो 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ से ऑटो लेके आप जाओ। तो ट्रेन का तो मतलब चैलेंज तो टाइम तो आप देख रहे हो, टाइम कितना लग रहा है जाना और वापस सेम जर्नी लेके वापस घर आना। तो क्लास तो मेरी 2 घंटे की थी, लेकिन मुझे जाने में सुबह से ऑलमोस्ट शाम हो जाती थी, कई बार लेट आफ्टरनून तक मैं घर आता था वापस जी। और कई बार आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं है, ट्रेन का तो पास बन गया, 3-3 महीने का पास चल रहा था, बाकी टाइम तो कई बार मैं जैसे कैंट से उतर के सिगरा चला गया पैदल, क्योंकि ऑटो ना करना पड़े, रिक्शा ना लेना पड़े जी। तो उस तरह की चीजें थी। लेकिन मैंने उस समय का भरपूर इस्तेमाल किया। मुझे पता था कि मैं बनारस जा रहा हूँ आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑफ एवरीवन एंड माई सेल्फ। तो मैं 2 घंटे की क्लास के बाद 2-3 घंटे और अपना वहाँ समय देता था इंस्टीट्यूट में, सेल्फ जिसने स्टडी मुझे के लिए। हाँ सेल्फ स्टडी के लिए, वहाँ पे लैब करने के लिए, जो चीज़ में पढ़ाई की उसको समझने के लिए। सो दैट हार्डन्ड द थिंग्स इनटू माय माइंड और सो आई गॉट शेप्ड इनटू अ बेटर डेवलपर, अ बेटर IT पर्सन। तो दैट बहुत बड़ा योगदान रहा उस कंप्यूटर कोर्स का आज की मेरी लाइफ में। डेफिनेटली उस कंप्यूटर कोर्स का भी और आपकी मेहनत का भी, आपने जो कंटिन्यूअस मेहनत की है, तो डेफिनेटली। तो इसके अलावा क्या चैलेंज हुए? जैसे अब क्या केवल यही एक चैलेंज आपको लगता है, या इसके अलावा भी आपको और कम्यूट करना एक चैलेंज है? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मतलब वो हम लोग, आप कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक बार ट्रेन में बैठे, पहुंच गए, आ गए, फिर वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। इसके अलावा क्या चैलेंजेस और आपने फेस किए डे टू डे लाइफ में या जॉब से रिलेटेड? उसके अलावा कई बार क्या होता है ना कि आप जो सपना देख के कोई चीज शुरू करते हो, वो it didn't turn out to be the same after you are done with it। तो 2 साल का कोर्स पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद तब तक दुनिया शायद बदल भी रही थी और 2 साल का कोर्स करने की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी कि मैं समझ के चला था पहले। अच्छा। हाँ, तो वो कोर्स खत्म हो गया, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली उस तरह की स्पीड से जैसे कि मैं सोच रहा था या चाहता था। फिर मेरी कोर्स करने के दौरान ही मैंने कुछ छोटे-छोटे कंप्यूटर सेंटर्स में भी पढ़ना शुरू कर दिया था 2 घंटे के 3 घंटे के लिए। उससे क्या हुआ कि मेरी पार्ट टाइम इनकम भी आती रहती थी और मेरी नॉलेज के लिए भी काम कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन बस वो बात वहीं खत्म हो गई और 2000 में मुझे याद है मैंने कोर्स पूरा कर लिया। 99 में मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और आगे का रास्ता अब कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ और जॉब्स करी। मैंने दूसरे कंप्यूटर सेंटर में एज ए टीचर पढ़ाना शुरू किया। दैट वाज इन जौनपुर, अगेन 45 किलोमीटर्स डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम भदोही। तो कुछ साल मैंने इस तरह की और जॉब्स की। तो भदोही से फिर आप जौनपुर भी सेम ऐसे ही ट्रेन से जाते थे? हाँ, भदोही से जौनपुर का मसला था, वहाँ के लिए कोई ऐसी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, वो थोड़ा सा ऑफ द रूट पड़ता है हमारे लिए। तो वहाँ मुझे फिर किराए पे घर लेके रहना पड़ा। तो मैंने 500 रुपए का वहाँ पे एक रूम लिया, अकेले खाना बनाना रहना। वहाँ पे मुझे नौकरी मिली 4000 रुपए महीने की, जो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। Well, I was earning more than double of what my father was earning that time. Father must be so proud. Everyone was so proud. मतलब 4000 रुपए में लग गया था कि चलो ठीक है, जो हमने मेहनत किया, पैसे लगाए हैं, अब ये वो दिशा मिल रही है। हाँ, तो बहुत खुशी में जौनपुर गया और काफी मेहनत। वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल था जौनपुर से। कभी मैं सरकारी बसों में आया हूँ, कभी जैसे मैं फ्राइडे को शाम को घर आता था और फिर जो है शनिवार को शाम को घर आता था और फिर मंडे को सुबह जाने की कोशिश रहती थी सेंटर ज्वाइन करने के लिए। तो आपको कई बार बस नहीं मिला तो मैं ट्रकों में ही बैठ के कई बार, क्योंकि वो उस रूट पर ट्रक बहुत चलते थे, बालू और गिट्टी लेने वाले ट्रक, हाईवे था वो उस तरह का। तो मैं उस पर बैठ के कई बार आया हूँ। रात को घर पहुंचा, घर पे खाना खाया, आराम किया, अगला दिन घर बिताया और सुबह मंडे को फिर बस या ट्रक कुछ भी लेके बैक टू द सेंटर। तो ये नौकरी मैंने 1.5 साल के आसपास करी। तो यहाँ पर सर फादर मस्ट बी सो प्राउड, पर पापा लोग इतना इजीली बोलते नहीं है। मॉम भी प्राउड फील कर रही होंगी लेकिन उनका बोलती भी थी डेफिनेटली, और उनका एक कंसर्न भी रहता होगा कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पे अलग रह रहे हो। तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि उनके लिए तो मैं
बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंप्यूटर कोर्स में कभी भी घर से बाहर नहीं निकला था। मैं बिना माता पिता के साथ के कहीं भदोही भी शायद बाजार भी नहीं गया हूँगा, मुझे लगता है अकेले। तो बनारस जाना और रोज खुद से ट्रेन पकड़ के बनारस जाना, तो कई दिन मुझे ऐसा होता था कि मैं घर आ रहा हूँ शाम को, मम्मी को पता होता है कि 5 बजे वाली ट्रेन से अगर मैं आऊँगा तो 6 बजे घर पहुँचूंगा, या 2 बजे ट्रेन से आऊँगा तो 3 बजे आऊँगा, काशी विश्वनाथ पढ़ के से आ रहा हूँ। तो वो उस टाइम गेट से बाहर ही खड़ी मिलेंगी मुझे आधे घंटे तक। तो मतलब उनको लगता था कि हाँ बच्चा घर आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया, 6 बजे आया, 6:15 बज गए क्यों नहीं आया। तो वो चीज चल रही थी। और फिर इसलिए जब मैंने जौनपुर ज्वाइन किया, जहाँ मैं खुद से खाना पीना बना रहा हूँ या रह रहा हूँ या बाहर कभी होटल में खा रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत चिंता का विषय था वो जी, बिल्कुल। कैसे मेरा बच्चा मैनेज कर रहा होगा। हाँ, बट ठीक है, वो 1.5 साल ने भी मुझे काफी कुछ सिखाया, बाहर रहना ऑन योर ओन। बिल्कुल 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 सर। So, एक्सपेरिमेंट। तो ये जौनपुर वाली जॉब कितना टाइम रही, फिर क्या किया? 1.5 साल के आसपास जॉब वहाँ पे किया मैंने। मुझे लगता है 2002 के आसपास वो जॉब छोड़ दी। और फॉर्मली जो मेरा आईटी का करियर शुरू हुआ वो 2005 से शुरू हुआ। अच्छा, 2005 में। तो 2001 से 2005 4 साल का गैप हो गया सर। तो इस टाइम पे आपने क्या कुछ जॉब की क्या किया, फैमिली का क्या वो साल ऐसा है जो मेरी सीवी में कहीं भी नजर नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए जो मतलब सीवी में मेंशन करने का कोई फायदा नहीं है, और ना मैं आई फील टू एम्बैरेस्ड टू शेयर विद अदर्स। बट अभी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इस वीडियो के थ्रू, इस कॉल के थ्रू लोगों को हेल्प कर सकता है या मोटिवेट कर सकता है। तो उसमें 1.5 साल तो मैंने जौनपुर में नौकरी करी। फिर वो नौकरी छोड़ने के बाद मैंने भदोही से 15 किलोमीटर दूर एक सेंटर था ज्ञानपुर में, वहाँ भी मैंने सेम कंप्यूटर सेंटर में एक 4,042 रुपये की नौकरी की। वो भी नौकरी 1.5 साल चली, फिर वो सेंटर बंद होने लगा। तो कुछ महीने मैं घर भी बैठा रहा, 4-5 महीने मैं घर बैठा, कोई नौकरी नहीं थी मेरे पास। फिर उसी समय हाँ, एक और अच्छी बात है कि उसी समय अब मुझे लग रहा था कि सिर्फ वो कंप्यूटर कोर्स मुझे आगे की तरफ नहीं ले जाने वाला है। तो मैंने एक डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू MSc कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लिया फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जी। So that will give me a degree in addition to my BA that is not worth mentioning anywhere for a software career. So वो 2 साल का वो पढ़ाई मैं साथ कर रहा था, और डिस्टेंस एजुकेशन था तो घर बैठे मैं पढ़ाई कर सकता था, और कभी लखनऊ जाके मुझे उसके एग्जाम देने पड़ते थे। तो वो जब 4-5 महीने खाली रहा मैंने, तब मैंने ये एडमिशन ले लिया। और उसी समय मेरे पिताजी के एक मित्र थे, जहाँ मेरे पिताजी उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते रहे होंगे। एक अच्छे कारपेट कंपनी के मालिक थे वो। भदोही जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे कारपेट का बहुत काम है, नोन फॉर कारपेट सिटी, पॉपुलरली एज सच। तो उनको पता चला कि हाँ राज साहब का बेटा जो है वो खाली बैठा है और कंप्यूटर की उसको जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि आप बेटे को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजते काम करने के लिए। मेरे पिताजी के लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात थी कि सामने वाले ने खुद बुलाया तुम्हें और इतने बड़े आदमी हैं, ये कह रहे हैं जाओ उनके साथ उनके ऑफिस में बैठे काम करो। तो हम सबके लिए बड़ा अच्छा मौका था वो, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ठीक है, let's go and give it a try. Though I did not have any idea how the carpet industry works, but मैं गया, I started working there जी in that carpet company, and I worked there for a few months, despite not willing, I would say, because वो क्या हुआ, कारपेट का जो सेक्टर है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और डिस्पाइट बीइंग सो बिग, उसमें ज़्यादातर चीज़ें अनकाउंटेड होती हैं, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ टैक्स एंड ऑल रूल्स, दे डोंट डिस्क्लोज हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर देम ऑफिशियली, पीएफ नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। तो वहाँ मैंने जॉब किया पहले महीने, और क्योंकि वो अंकल थे, जान पहचान के थे, वहाँ कोई फॉर्मल बातचीत ना मेरे पिताजी ने करी और ना मेरी हिम्मत थी। मैं तो अंकल नमस्ते करके उनके यहाँ जॉब करने जाता था। तो कितनी सैलरी मिलेगी और क्या मेरा फॉर्मल रोल होगा, ऐसा कोई डिस्कशन वहाँ पे नहीं था। मुझे ऑफिस में जाके बैठना था, उनकी ईमेल चेक करनी थी, ईमेल का जवाब देने थे, करेक्शन करने थे, और फिर कारपेट का इंस्पेक्शन करना होता था कि कारपेट का में डिजाइन में कोई फ्लॉ तो नहीं है, कारपेट ढीला तो नहीं है, इस तरह की चीज़। कंप्यूटर के काम के अलावा भी आप कारपेट इंस्पेक्शन भी कर रहे थे, तो एक एडिशनल काम।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनकी अलग मशीनरी थी उसका मॉइस्चर चेक करने का, अच्छा। उसकी measurement का, उसका तार छोटा बड़ा है जो ऊन से कारपेट बनता है, तो वो सब चीजें मैंने उस दौरान सीखी। तो नाइस लर्निंग, अच्छा। especially because belonging to a city that is known for carpets, डेफिनेटली। even if you don't work for that industry is good to know. वो अच्छा रहा मेरे लिए। लेकिन दिक्कत क्या रही कि जब मैंने 1 महीना वहाँ काम कर लिया और जब सैलरी देने की बारी आई, जिस दिन मैं बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आज पता चलेगा कि इस कंपनी से मुझे क्या सैलरी मिल रही है, जिसका इतना बड़ा ऑफिस था और इतना अच्छा ये यहाँ मुझे लग रहा है काम करके। तो सैलरी मुझे मिली 1500 रुपए सिर्फ ओके। 1 महीने की। तो वो मतलब बड़ा 4,4200 से 1500। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मतलब बड़ा मुझे धक्का लगा। लेकिन यू कांट से दैट टू एनीवन, क्योंकि वहाँ पे जिससे आप बात नहीं कर सकते थे उनसे, तो मैंने कुछ नहीं कहा जी। और मैं सैलरी लेके उदास मन से घर चला आया उस दिन। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस पर? सब पूरी तरह से शॉक्ड थे। एंड अनदर स्टोरी ऑफ दैट, पहले मैंने नौकरी करी वो शायद मैंने 1 तारीख से शुरू नहीं किया होगा, कभी 5-7 तारीख से शुरू किया होगा जी। तो जो मुझे सैलरी मिली वो 1300 कुछ रुपए थी पहले महीने की सैलरी। तो आई कैलकुलेटेड कि हाँ ये 1500 रुपए पर मंथ बन रही है। और जब मैं वहां से बस से घर आ रहा था, लोकल बस टू माई, रास्ते में किसी ने मेरे जेब से वो पैसे निकाल लिए। अरे सीरियसली, वो इतना बड़ा झटका था। एक तो पैसे मिले थे, पूरी महीने की कमाई थी, आप रोज आना जाना कर रहे हो, और शायद मैंने आगे की पॉकेट में रखा था। एंड व्हेन आई बोर्डेड ऑफ द बस आई नोटिस कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। बट एनीवेज, जब मैं घर आया उदास, तो एक तो सैलरी कम मिली, वो भी नहीं मिली, जेब में थी और निकाल ली। फिर घर वालों को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। 4-5 हज़ार रुपए was still okay, गुड सैलरी, 1300 रुपए तो बहुत कम है। और मैं भी थोड़ा सा उदास रहा कुछ दिनों तक। लेकिन फिर मैंने वहाँ कुछ महीने नौकरी करी, बिकॉज मैं अपना एमएससी कंटिन्यू कर रहा था और उसके लिए मुझे फीस देनी होती थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। बिल्कुल। तो आई समहाउ कंटिन्यूड बोथ द थिंग्स फॉर सम टाइम। और 2004 में मेरी एमएससी पूरी हो गई, 2004 जुलाई के आसपास। और उस समय मैंने ये कारपेट में काम करने के साथ साथ एक आध बीसीए एमसीए करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया करते उस दिन। तो ऐसे चलता रहा। और फिर उसी दौरान मेरी राजीव सर को मैं जानता था जब मैं बनारस में कंप्यूटर सीख रहा था जी। तो उनके साथ मिलके हम 2-3 लोगों ने मिलके छोटी सी कंपनी फॉर्म करी। एंड वी ऑल डिसाइडेड टू कम टू दिल्ली टू डू समथिंग ऑन आवर ओन और डू अ जॉब सर्च। So we shifted our base to Delhi and वहाँ से फिर नई कहानी। तो इसमें आप वो डेफिनेटली उस नई कहानी को भी सुनेंगे सर, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस वैसे ये अनकन्वेंशनल चीजें हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया भदोही में अर्ली 2000 में। अगर मैं बात करूं तो उधर कोई आईटी कंपनी भी नहीं थी। तो आपके थॉट आपका थॉट ये भी रहा होगा कि यार यहाँ तो कुछ होना नहीं है, जाना मुझे भारी है। तो उस टाइम पे फिर आपने फिर फाइनली जब आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे तो क्या उस टाइम पर थॉट नहीं था कि मुझे बाहर जाना है, या उस टाइम पे ये थॉट था कि यार कंप्यूटर टीचर यहाँ पे टीचिंग चलती रहेगी या इट विल बी गुड, मेरे लिए सही रहेगा, पैसा तो ठीक ठाक मिल ही रहा है मुझे? जब मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया तब तो दिमाग में थॉट था, क्योंकि तभी मुझे सेंटर वालों ने ये बताया था कि वंस यू फिनिश दिस कोर्स आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हैंड पिक कर लेती है। अच्छा। So I started with that mindset, but then when I was about to finish the course, the reality started becoming more and more clear कि शायद हो जाता होगा उसी इंस्टीट्यूट के जो सेंटर दिल्ली में है, जहाँ जो बच्चे दिल्ली से मुंबई से पढ़ रहे हैं उनके लिए हो जाता होगा। मैं बनारस से कर रहा हूँ तो मेरे लिए नहीं होगा। And 4,000 rupees job was also a very good sum for me at that time, given the family background I came from. तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी उतना बुरा नहीं है। इसमें आज मैं 4 से 6, 6 से 8 कहीं भी देखूंगा अपने आप को, एंड इट वुड टर्न आउट टू बी अ करियर, लेट्स सी। तो पिक्चर हमेशा बड़ी कभी बहुत क्लियर नहीं था मेरे दिमाग में कि अब 2 साल बाद क्या होगा या क्या हो जाता था। तो जैसे चलती रही जिंदगी वैसे चलाते रहे। तो मतलब गो विद द फ्लो वाला टाइटल सूट करता है सर ये आपको? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गो विद द फ्लो डिस्पाइट लूजिंग योर फोकस।
डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपकी स्टोरी में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि आपने फोकस लूज किया है। और बिल्कुल नहीं। हाँ, इसी के साथ साथ तो अब थोड़ा दिल्ली वाले जो आप लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर्म की, तो उसमें कैसा रहा, उसमें क्या चैलेंजेस थे या क्या लर्निंग्स थी? क्योंकि चैलेंजेस के साथ साथ लर्निंग जरूर आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल। अकेला कभी नहीं आता। संघर्ष करेक्ट आपको करेक्ट। कभी आता है अकेला, लेकिन जब जाता है तो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बहुत कुछ। हाँ, वो दिल्ली की कहानी भी अपने आप में हम 3-4 लोगों ने मिलके कंपनी शुरू की। और अगेन बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी इट वाज लॉट्स ऑफ ड्रीम्स कि हाँ, हमारा अपना स्टार्टअप होगा। उस टाइम पे स्टार्टअप वाज आल्सो अ बिग वर्ड, राइट, स्पेशली अर्ली फॉर पीपल 2000। cities like Banaras and Bhadoi. Startup in IT, राइट। big deal. So we had done some work already when we were in Banaras and Bhadoi. तो लग रहा था कि हाँ, हम कर तो सकते हैं। We have the ability of course to develop software for people, for companies. लेकिन वो काम मिलना सबसे दूर था हमारे लिए, काम मिलना। तो दिल्ली में हम गए, हमने किराए पे घर लिया और अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई 3-4 लोगों ने मिलके। और फिर उसके बाद जगह जगह जाके नेट पे देखना, लोगों के नंबर निकालना, कभी किसी स्कूल में फ़ोन करना सॉफ्टवेयर का ऑर्डर देने के लिए, किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करना, किसी स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करना, या अपना बैग लेके बस में जाके पैदल उनसे मिलना, बिल्कुल कन्विंस करना कि आप सॉफ्टवेयर बनवाइए। और लेकिन वो अगेन दैट स्टोरी डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल वन। ऑब्वियसली इट वाज अ लर्निंग वन, नो डाउट। तो वो भी हमने 1.5-2 साल कोशिश करी, 2-4 सॉफ्टवेयर मिले भी, बट वो सॉफ्टवेयर इतने ही थे कि हम अपना खर्चा किसी तरह से, मैं कहूँगा किसी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, किसी तरह अपना खर्चा हम निकाल सकें। और आपको घर वापस देखने की जरूरत नहीं है कि जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो इनसे चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि हमें घर वापस ना देखना पड़े। तो हाँ, उसकी अपनी जद्दोजहद थी। 3 जने मिलकर अपना खाना खुद बना रहे हैं रोज। और हफ्तों हम एवरीडे, आई रिमेम्बर, सिर्फ खिचड़ी और दाल चावल दिन में बनता था। एंड सैटरडे संडे वुड बी अ पार्टी फॉर डे, बिकॉज जहाँ हम रहते थे वहाँ संडे की हाट लगती थी, तो वहाँ जाके हम समोसा और जलेबी खाते हैं। तो the hard week turns out to be a good weekend. तो ये कि आपने पूरे वीक जो मेहनत की है वो आप रिवॉर्ड देते थे जलेबी से। हाँ, बिल्कुल, अपने आप को। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो इन सब के बावजूद, मतलब आप कह रहे हैं कंटिन्यूअस है ना, खिचड़ी खाना है, एक हफ्ते तक खिचड़ी बन रही है हमें पूरे 3 टाइम शायद, है ना? तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष का पार्ट है, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो दिखाता ही है कि आपने मेहनत की, आपने इतना किया। तो इन सब के बावजूद लिमिटेशंस बहुत सारी आई, डेफिनेटली हमने आपसे सुना ही कि क्या क्या लिमिटेशंस आई, चैलेंजेस बहुत सारे आपने फेस किए। तो जो भी लिमिटेशंस आई, जो भी चैलेंजेस आए, उनसे ओवरकम कैसे किया, एक पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि जितने कभी आपको ऐसा लगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है, कि जैसे आपको जॉब नहीं मिली या 4,000 रुपये मिल रहे थे उस टाइम पे, फिर एकदम से 1,500 रुपये पे आए, तो कभी ऐसा फील हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं यार ये आईटी गलत चूज कर लिया? या कभी आपको आसपास में लोगों ने बोला हो कि तुम पागल हो क्या, कंप्यूटर कर रहे हो, कंप्यूटर तो कौन करता है कंप्यूटर, तुम आईएएस या आईआईटी या कुछ और क्यों नहीं करते, या सरकारी जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते? तो वैसे वाला, मतलब लिमिटेशंस क्या रही, और लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे किया, और क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ यार खत्म हो गया, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, शायद वो सही कह रहे थे, गलत कर लिया है? ये तो सरकारी जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते, ये तो कहने वाले तो बहुत लोग मिले, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी इस चीज को मेरे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। They were kind of, despite all this struggle, they were happy with they were supporting my decision, I would say. May not be happy entirely, but they were supporting my decision. बाकी लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं, ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। और डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज, जो भी मुश्किल रही, या काम नहीं बन रहा है या नौकरी छूट गई, लेकिन उसके बावजूद कभी ये नहीं हुआ कि हाँ अब सब कुछ खत्म, जो आपने कहा ना, वो कभी नहीं लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेट्स गो बैक टू एंड स्टार्ट फ्रेश, वो कभी नहीं लगा। तो गाड़ी की स्पीड धीरे थी, लेकिन गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही, मैं कहूँगा। और
जिससे वहाँ पे हमारा काम भी नहीं चल रहा था। और डिस्पाइट ऑल दैट स्ट्रगल इन दिल्ली ऑल्सो, कि हम रोज किस तरह खाना खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वी हैड फन। द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज अ वेरी वेरी फन टाइम, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। एक 10,000 रुपये का ऑर्डर मिल गया, भले उस 10,000 रुपये के सॉफ्टवेयर के लिए हमने 3 महीने तीनों ने मिलकर मेहनत की, लेकिन ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर ओन नॉलेज एंड फॉर आवर ओन सेल्फ। तो द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग दैट थिंग एंड डिप्लॉइंग इट इन द कंपनी फॉर द कंपनी यू वर्क फॉर। जो सॉफ्टवेयर लगाया, चलाया, उन्होंने उससे पहले बार कुछ एक बिल निकाला, तो वो बड़ा अच्छा लगता था देख के। और कभी इसलिए ऐसा मन में निराशा नहीं हुई कि ये बहुत दिक्कत वाला समय है और हमें वापस जाना चाहिए। बहुत अच्छा। तो तो आपने मतलब डेफिनेटली चीजें चलती रही, थिंग्स वर रोलिंग आउट और आप लोग मेहनत कर रहे थे। तो लिमिटेशन से बाहर आने के लिए या मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं सर यहाँ पर भी, कि जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मंत्र है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया हो, कि मैंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो, सक्सेस तो मिलेगी, झक मार के आएगी। जैसे 3 इडियट में बोलते हैं कि ना, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। मेरी लाइफ का एक ही मंत्र रहा है, जिसको एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, बहुत लोगों को बहुत पसंद होगी, जिसकी कुछ लाइन है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न घरता है। कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। And to summarize this whole poem or my whole experience in one word, that word would be perseverance for me. तो लगातार लगे रहना, despite not being outrightly brilliant, despite not being all the support, financial support you can ask for, all the comfort you can ask for, but with the help of all the people around you and your own will, keep going in the direction you want for, even if the speed is not optimum. लगातार चलते रहना, एक एक हथौड़ा मारते रहना, अल्टीमेटली गिव्स द शेप यू वांट टू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल मैसेज है आपने दिया, और डेफिनेटली थैंक यू सो मच। ये पोएम के लिए जो 4 लाइनें आपने सुनाई, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे आने वाले समय में, वो उन्हें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा आपकी पोएम से, आपकी कहानी से। एक क्वेश्चन, डू यू थिंक के आई कैन सी, आजकल जैसे आईटी में ऐसा हुआ कि गैप आ जाता है आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में। आजकल काफ़ी कंपनीज इन चीज़ों पर पुश कर रही हैं कि हम नहीं लेंगे अगर आपके एजुकेशन में गैप है या आपके करियर में गैप है, तो हम लोग वी वोंट एंटरटेन यू, वी वोंट गिव यू जॉब। तो कुछ ऐसा फील हुआ आपको कभी? बिल्कुल, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया अभी, और मैंने अपने साथ भी देखा है और अपने बहुत सारे साथियों के साथ भी होते हुए देखा है। इनफैक्ट कई बंदों को जो इस स्टेज में आ चुके थे कि अब कुछ नहीं होगा, हमें वापस जाना है, लिटरली पीपल वर क्राइंग बिकॉज दे कुड नॉट मेक इट देयर, और वहां पे उनको हम वापस खींच के लाए हैं, समझा के, डिस्पाइट बीइंग ऑफ द सेम एज, सिमिलर एज, और फिर दे मेड वेरी वेरी वेल। और आईटी कंपनीज के बारे में आई डेफिनेटली डू नॉट एग्री विद दिस क्राइटेरिया, जो लोग बनाते हैं कि हाँ आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी का पास्ट डिसाइड नहीं करता कि वो फ्यूचर में आप कैसा कर सकते हैं। स्पेशली ऑल दी स्किल बेस्ड प्रोफेशंस, वन शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल ओनली, नॉट ऑन द एकेडमिक्स दैट यू डिड फ्यू इयर्स बैक। और थैंकफुली साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा उन कंपनीज का जिन्होंने कभी ऐसा बायस खड़ा नहीं किया मेरी लाइफ में, ऐसे हजारों और वर्कर्स की लाइफ में, बिकॉज आई हैव वर्कड विद 4-5 कंपनीज इन माय करियर, and all of them obviously judge me only on the basis of my performance, but at the same time there are so many companies who try to judge you only on the basis of marks you hold on your previous courses and degrees, that I believe definitely should be done away.
क्योंकि वो कहीं भी आपके आपके टैलेंट को जज नहीं करता है, आपका पुराना जो मार्क्स है। इट्स गुड टू जज ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल। आप उसके लिए टेस्ट लो, उसके लिए जो एग्जाम देने हैं आप खड़े करो, एंड लेट द गाय प्रूव इट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत पावरफुल मैसेजेस दिए हैं सर वीडियो के माध्यम से, और आई होप कि लोग सुने, देखें, समझें। एक दो कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की आपके साथ बातचीत करके, वो ये कि इंसान का स्ट्रगल अकेले का नहीं होता, वो स्ट्रगल होता है परिवार का। जितनी आप तपस्या करते हैं, उतनी तपस्या आपके माता पिता करते हैं, आपके भाई बहन करते हैं। और ये बात आपके केस में सर आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये देखकर सीखना चाहिए कि माता पिता, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और माता पिता नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि वो घर पर बैठे हैं पर वो आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपकी ज्यादा परेशानी रहती है, चिंता रहती है कि आप अच्छे से आपने खाया पिया नहीं किया। हाँ। माता पिता, और मेरे केस में मेरे बड़े भाई बहन भी, या और भी, जैसे मैं कहूँगा कि माता पिता क्योंकि हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उनका इम्पैक्ट अपने ऊपर ज़्यादा देख पाते हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्कूलिंग, तब से देयर आर सो मेनी पीपल इन माय लाइफ, आई वुड से टू बी ऑनेस्ट, जिनको मैं थैंक नहीं कर पाया आज तक। तो टीचर्स जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, जिनसे उसके बाद में कभी नहीं मिला, या कॉलेज में पढ़ाया जिनसे उसके बाद में कभी नहीं मिल पाया मैं, या फिर अब जब आप सेटल्ड हो तो आपकी फैमिली या आपके बच्चे, वो सब आपको कहीं ना कहीं अननोइंगली सपोर्ट करते रहते हैं, लेटिंग देम फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकसिंग ऑन द अदर स्टफ गोइंग अराउंड इन लाइफ। डेफिनेटली दैट शेप्स एवरीवनस लाइफ, आई बिलीव। सेम इज ट्रू फॉर मी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मोर ओवर एक पॉइंट और, स्ट्रगल के बाद एक पॉइंट और जो आपने पॉइंट रेज किया कि आईटी कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है कि किसी का पास्ट उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हों जिनसे वो लर्न करके फ्यूचर को और बेहतर बना सकता है, राइट? सो उसी चीज़ पे ही डेफिनेटली हमें वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड के सभी लोगों को एक नज़र से देखें, लेट देम प्रूव देमसेल्फ, लेट देम प्रूव देयर वर्थ कि उनकी नॉलेज कितनी है। और शायद आपने भी ये चीज़ें मैनेज की, जैसा कि आपने बताया कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, 9th क्लास के बाद सडन चेंज था, मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे और बहुत परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज चली गई थी। उसके बाद भी आपने आईटी में इतना अच्छा किया। और मैं कहूँगा कि ये दिस इज़ नथिंग बट पैशन, कि आपका जो पैशन था वो शायद आपको यहाँ तक खींच के लाया। और परसिवरेंस, डेफिनेटली परसिवरेंस तो है ही, बिना उसके तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। So you summed it very rightly. Perseverance and being in the profession of my choice. Right, passion जो आपका है। Exactly. तो पैशन तो आपको आइडेंटिफाई करना है, सभी को आइडेंटिफाई करना है लाइफ में। स्ट्रगल डेफिनेटली हर जगह होगा, चाहे आप आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी क्लियर करके जॉब के लिए जा रहे हैं, बट स्ट्रगल तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इजीली मिल जाएगा। तो क्या कभी सर आपको ऐसा लगा कि यार स्ट्रगल खत्म हो चुका है या अब स्ट्रगल नहीं है? डू यू थिंक सो कि अब आगे स्ट्रगल नहीं आएगा या स्ट्रगल खत्म हो गया? नहीं, बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लगातार सीखने की नीड तो अभी भी बनी हुई है आप, क्योंकि इतनी तेजी से दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड द न्यू क्राउड दैट इज कमिंग अप एज अ कंपटीशन टू यू ऑल द टाइम। जो नए लड़के आ रहे हैं वो आप बस नई चीजें सीख के आते हैं, आपसे तेजी से सीखने की उनमें ताकत होती है जी। और आपको अभी भी उस जगह पे अपने आप को बनाए रखना है। सो बीइंग रिलेवेंट ऑल द टाइम डेफिनेटली कीप्स यू ऑन योर टोज, कि आपको अभी भी कुछ नया सीखना है। समटाइम्स इट डज टायर्स यू, इट डज लीव्स यू इन अ स्टेट कि यार अब तो बहुत हो गया, क्या जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे। बट बिकॉज इट इज द चॉइस यू मेड एंड ऑब्वियसली इट इज द प्रोफेशन यू चोज, वो चीजें चलती रहती हैं। उसमें उसका अपना अलग मजा भी है, थकान भी है, नो डाउट। हाँ, बट लेकिन जो स्ट्रगल पहले था कि कुछ होगा या नहीं, दैट अनसर्टेनिटी इज गॉन नाउ ऑलमोस्ट। देयर इज नथिंग सर्टेन ऑब्वियसली फॉरएवर, डेफिनेटली, बट अनसर्टेनिटी थी कि आप जिंदगी में खड़े हो पाओगे कि नहीं अपने बल पे जी, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या ऐसे फोरम में आ पाने के लिए जी। सर थैंक यू सो मच, डेफिनेटली सर। लेकिन स्ट्रगल तो जैसा आपने बोला कि स्ट्रगल तो अभी भी है,
राइट, और हमेशा रहने वाला है। तो अगर स्ट्रगल खत्म हो गया तो शायद है ना ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। हाँ, स्ट्रगल, दैट्स व्हाई आई वुड से टू द यंग पीपल एंड टू एनीवन हु माइट लिसन टू दिस कॉल, दैट स्ट्रगल, डोंट टेक दैट एज अ नेगेटिव वर्ड। डेफिनेटली, depends which way it's taking you. Yes, so if it is taking up, even if in a zigzag manner, take it as a positive word. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। हमारी कोशिश भी यही है कि हम स्ट्रगल को नेगेटिव ना दिखाएं। हमारी कोशिश भी यही है कि स्ट्रगल नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्ट्रगल से ही तो सक्सेस आई है। स्ट्रगल ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और स्ट्रगल की आप जो कुछ हैं आज, वो संघर्ष की वजह से हैं जो आपने शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले किया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेशन स्पीचेस सुने। आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात करके भी आप पॉजिटिव बन सकते हैं, और एक पॉजिटिव नोट पर जा सकते हैं अगर कहीं पर भी निराशा आ रही है तो। और एक पॉइंट, एक बात और अच्छी सी याद आती है सर इससे। एक बात ये कि ठीक है, हो सकता है आपके पिता या आपके बड़े भाई, आपके बीच में जनरेशन गैप है, उम्र का काफ़ी गैप है उसमें, उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता, पर उनका जो तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, वो आपसे कई गुना ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। शायद आपको वो उस लेवल पर समझा सकें, और आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो, और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जो 30,000 की एफडी आपने तुड़वाई थी, माताजी पिताजी ने कभी ऐसा बोला कि यार वो 30,000 वापस करवाओ या वापस एफडी करवा कर दो, या आपको ऐसा लगा कि एज अ टोकन ऑफ थैंक्स मुझे उन्हें देना चाहिए? हाँ, वो 30,000 की एफडी अगर वो मुझसे मांग लें या मैं देना चाहूँ तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर रीपे देम इनफ। बिल्कुल सर, बट एज अ थैंक नोट, मैंने भदोही में ही एक घर लिया, उसी कॉलोनी में, जो घर पहले से बड़ा था। अच्छा। पहले हम एलआईजी में रहे, और अब हम एमआईजी एक घर लिया, मैंने उनको दिया कुछ साल पहले, और मेरी फैमिली उसमें रहती है। मेरे पिताजी कुछ सालों से हमारे साथ नहीं है, उनका देहांत हो गया था बिकॉज ऑफ कैंसर। बट तो दैट्स व्हाट, वो एक तरीका था। और बाकी अब जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी फैमिली, जो मेरे वाइफ और बच्चे, उनको एज अ बहू, एज अ नाती को दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, तो चल रही है। दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। बढ़िया है सर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, या आपके कोई भी बुजुर्ग हैं, वो आप पर गर्व महसूस करें। आपने जो भी किया उनको लगे कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो, और किसी ना किसी फॉर्म में हम डेफिनेटली हम रीपे तो नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर है जो उन्होंने किया। वो रीपे करने का तो सोचना भी गलत है बट लेकिन इतना है कि उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें, और हम अच्छे से अच्छा करते रहें जीवन में, यही प्रार्थना है और यही सभी के लिए कामना सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, इतना मजा आया आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जानकर, किस्से भी मजेदार थे। और आई एम रियली श्योर कि जो लोग सुनेंगे वो ये भी देखेंगे कि आपका स्ट्रगल है। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपका स्ट्रगल है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी उतना ही स्ट्रगल है, और शायद उससे ज़्यादा। फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, मेंटली वो लोग आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और आप इतना करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ऑलवेज बी विद देम, ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। क्योंकि शायद मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू अदर्स इज रिस्पेक्ट। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, आप इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, और इससे बड़ी कीमत कुछ नहीं है, या इससे बड़ा धन कोई नहीं है उनके। दिस इज व्हाट माय फादर टोल्ड मी। तो यही मैसेज मैं सभी को डिलीवर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आई होप कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें, और आप लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर अच्छा लगे ये सब, तो आप प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी सुने और मोटिवेट हों, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।